नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो बिल्कुल आप लोगों को पता होगा कि हम लोग जो है यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए जीएस की क्लास कर रहे थे और उसी में हम कंटिन्यू करते हुए जैसे हम बात करते हैं तो हमने 3-4 वीडियो अब तक कंप्लीट करा दिया है। यूपी ट्रिपल एस सी पेट के सिलेबस को देखते हुए हम लोग हिस्ट्री की शुरुआत किए हैं। तो हिस्ट्री में पहले हड़प्पा सभ्यता हम लोग पढ़े हैं, उसके बाद वैदिक सभ्यता पढ़े हैं, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इन सभी का वीडियो जो है अपलोड कर दिया गया है। आज हमारा उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं तो मौर्य वंश के बारे में जो सम्राट अशोक है उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम सम्राट अशोक के टोटल 50 क्वेश्चन उठाए हैं और यह वीडियो की बात करते हैं तो ये जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं वह इस बुक से लिए गए हैं। लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक की बात करते हैं, इसमें से जितने भी एमसीक्यू दिए गए हैं उसमें से 50 क्वेश्चन जो है निकाल के इस वीडियो में हमने अपलोड करेंगे। ठीक है, अगर आप बात करते हैं आपको इस बुक का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, जो इस क्लास में क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे, अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा या फिर आप अपने टेलीग्राम में जाइए, वहाँ सर्च कर सकते हैं टेस्ट वाला 223 फिर 224, यह सर्च करेंगे आपके सामने एक टेलीग्राम चैनल खुलेगा, आप उसमें ज्वाइन होकर वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम प्रश्न शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। तो चलिए, इसमें पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि चाणक्य का अन्य नाम क्या था। चाणक्य को किस और नाम से जाना जाता है? भट्टस्वामी के नाम से, विष्णुगुप्त के नाम से, राजशेखर के नाम से या फिर विशाखदत्त के नाम से? सभी को पता है चाणक्य को विष्णुगुप्त भी कहते थे। चलिए आगे की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली प्रिंस से की जाती है? किसकी तुलना जो है मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? कालिदास, कौटिल्य है या फिर वात्स्यायन या फिर तिरुवल्लुवर की? देखिए, मैकियावेली के प्रिंस से तुलना अगर की जाती है तो कौटिल्य के जो कौटिल्य हैं उनकी पुस्तक अर्थशास्त्र से। चलिए आगे बात करते हैं। तो पूछा गया है कि वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? ऑप्शन में दिया गया है अशोक है, अजातशत्रु है, कनिष्क है, सिमुक है। सुसीम अशोक का बड़ा भाई होता है और अशोक, ऐसा कहा जाता है, हालांकि हमने कहीं नहीं पढ़ा अभी तक, ऐसा कहा जाता है कि अशोक गद्दी पर बैठने से पहले अपने 99 भाइयों की हत्या की है। ऐसा हमें कहीं अभी तक दिखाई नहीं दिया, अगर आप कहीं मिलता है तो आप बताइएगा। तो इसमें बताया गया है बड़े भाई की हत्या करने वाला कौन शासक है? अशोक हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? अच्छा, इसका कहने का मतलब है सम्राट अशोक की कौन सी पत्नी थी जिसका सम्राट अशोक के ज़्यादा लगाव था, ज़्यादा प्रेम था, वह कौन सी पत्नी थी? चंडालिका थी, चारुलता थी, गौतमी थी, कारुवाकी थी। तो सम्राट अशोक की कौन सी पत्नी के साथ? तो आप कहेंगे कारुवाकी था, इससे इसका ज़्यादा लगाव था। इसकी बात करते हैं तो इसमें दिया गया, कहा जाता है कि कारुवाकी, हाँ, इसके नाम से एक अभिलेख है, इसमें दिया होगा आपको, एक मिनट हम देखते हैं। कहा जाता है कि रानी कवारकी एक मछुआरन थी जो बाद में सम्राट अशोक की पत्नी बन गई। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था तथा अशोक की दूसरी पत्नी बनी। अशोक का लघु शिलालेख में एक रानी, हाँ यहाँ देखिए, अशोक के लघु शिलालेखों में से एक रानी शिलालेख से भी वह अमर हो गई हैं। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्रकृति का प्रयोग किया गया है? कह रहा है कि अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्रकृति का प्रयोग किया गया है? क्या किस प्रकृति अर्थात किस भाषा का? मगधी के आसपास में हो सकता है, मगधी बिल्कुल सही है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? बिंदुसार के समय में एक युद्ध होता है और उसको कुचलने के लिए अशोक का पिता होता है बिंदुसार। तो अशोक को किस जगह पर भेजा था? स्वर्णगिरी में, तक्षशिला में, उज्जैन में या फिर वैशाली में? उस समय की अगर बात करते हैं तो युद्ध हुआ था जो कि सम्राट अशोक उसे पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। वह तक्षशिला में युद्ध हुआ था जिसको सुसीम दबाने गया तो वह नाकाम रहा था। उसके बाद सम्राट अशोक को भेजा था, उसका पिता कौन था? बिंदुसार था। ठीक,
चलिए आगे की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी से जाना जाता है। देवनाम प्रियदर्शी से किसे जाना जाता है यह आपको बताना है। तो इसकी अगर बात करते हैं तो सभी को पता है, सम्राट अशोक को जो है देवनाम प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे की हम बात कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न है आपसे पूछा गया है इसमें, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है। सबसे पुराना राजवंश इनमें से कौन सा हो जाएगा। प्रश्न ऑप्शन में दिया गया है, मौर्य वंश है, गुप्त वंश है, कुषाण है या फिर कर्ण वंश है। तो हम लोग मौर्य वंश पढ़ रहे हैं, तो इनमें से अगर हम बात करते हैं तो मौर्य वंश हो जाएगा। हालांकि इसकी एक ट्रिक होती है, खान सर से अगर आप पढ़े हैं तो बिल्कुल पता होगा, हसीन मशुक शाह, हसीन मशुक शाह, ठीक है। ह से हर्यक वंश, से शिशुनाग वंश और न से नंद वंश, म से अब यहाँ से आता है, इन चारों ऑप्शन में पूछा गया था, तो यहाँ से आता है मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश और यह सातवाहन वंश। इन सब में कौन सा है, तो आपके सबसे प्राचीन जो दिया गया है वह मौर्य वंश हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो अगर प्रश्न क्या ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला वाला यहाँ बिल्कुल सही होता है। 9 नंबर का प्रश्न है कि कौटिल्य चाणक्य किसके प्रधानमंत्री थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के, चंद्रगुप्त मौर्य के, अशोक के या फिर अजातशत्रु के। कौटिल्य चाणक्य की अगर हम बात करते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य के ही प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उससे पहले अगर हम बात करते हैं तो घनानंद के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, और घनानंद इनका अपमान करके भेज दिया था, भगा दिया था। तो कौटिल्य जो है आकर के चंद्रगुप्त से मिलते हैं, चंद्रगुप्त जो है घनानंद की हत्या कर देता है, उसके बाद जो है मौर्य वंश की स्थापना होती है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। 10वां प्रश्न है, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार किया था। कलिंग युद्ध जब हुआ था उसके बाद सम्राट अशोक कौन सा धर्म अपना लिया था, सभी को पता है, बुद्ध युद्ध की नीति को त्याग करके बुद्ध नीति को अपनाने वाला व्यक्ति है सम्राट अशोक, बौद्ध धर्म अपना लिया था, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं। 11 नंबर का प्रश्न है, देखिए 11 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है कि चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप में मदद की है। कह रहा है कि चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी। सुधोधन, उमागुप्त, चाणक्य या फिर शूद्रक। देखिए चंद्रगुप्त पूछा गया है, तो चंद्रगुप्त के शासन विस्तार करने वाले उनके सेनापति थे, उनका दरबारी कौन थे, चाणक्य थे, बताया गया है इसमें, ठीक है, कुछ खास नहीं है। सांची किस कला का, मूर्ति कला का निरूपण करता है। पिछली बार भी जब बौद्ध धर्म हम लोग पढ़ रहे थे तब भी ये प्रश्न आया था, सांची किस लिए जाना जाता है। सांची किस लिए जाना जाता है, तो आप कहेंगे बौद्ध धर्म के लिए जाना जाता है। सांची का स्तूप कहाँ है, तो आप कहेंगे मध्य प्रदेश का एक सांची शहर है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में एक सांची शहर है, ठीक है। भोपाल से अगर बात करते हैं उसकी राजधानी से लगभग 46 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है, ठीक है। चलिए उतना ये नहीं पूछेगा, आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है 13 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि ये प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था। यहाँ देखिएगा जैन धर्म को अपनाया था, बौद्ध धर्म नहीं पूछा है, जैन धर्म पूछा है। हम जब पहली बार इस क्वेश्चन को पढ़े थे हमने गलत कर दिया था, यहाँ जैन धर्म की जगह हमने बौद्ध धर्म पढ़ लिया था, ठीक है। तो बताइए जैन धर्म अपनाने वाला लास्ट में अपने अंतिम समय में जैन धर्म अपनाने वाला कौन व्यक्ति हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त या फिर बिंदुसार। सोचिए उसके बाद आंसर दीजिए। और अगर हम बात करते हैं तो सम्राट अशोक की, तो सम्राट अशोक कौन सा धर्म अपनाया था, बौद्ध धर्म अपना लिया था। लेकिन हमसे पूछा है कि जैन धर्म अपनाने वाला कौन शासक था। अगर इसकी हम बात करते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य था जो कि जैन धर्म अपना लिया था, और यह कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अपना प्राण जो है संलेखना विधि से त्याग देते हैं, ठीक है। यह जैन धर्म अपनाने वाला एकमात्र शासक हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ देखिएगा, हाँ ठीक है, श्रवणबेलगोला में शिलालेखों के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपने अंतिम दिनों में जैन मुनि के साथ चले गए थे, ठीक। स्वामी भद्रबाहु थे, इनके साथ श्रवणबेलगोला चले गए थे। वहीं इन्होंने उपासना, ठीक, संलेखना विधि अर्थात उपासना ही कहा जाता था, उपवास कहा जाता है, द्वारा शरीर को त्याग दिए थे। चलिए आगे बात कर लेते हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंबिसार। मौर्य समाज की स्थापना करने वाले कौन व्यक्ति हो जाएंगे। मौर्य साम्राज्य की स्थापना करने वाले चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे। घनानंद की हत्या करने के बाद जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है।
और घनानंद की हत्या क्यों होती है? इनके एक दरबारी कवि हुआ करते थे कौटिल्य, घनानंद के। तो घनानंद इनका अपमान करके भगा देता है। तो कौटिल्य जो है आके चंद्रगुप्त मौर्य से मिल जाते हैं और उन्हीं की सहायता से घनानंद की हत्या करवा देते हैं। घनानंद की जब हत्या होती है तो उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य अपना एक नया राज्य बनाते हैं, साम्राज्य बनाते हैं, वंश की स्थापना करते हैं, जिसका नाम दिया जाता है मौर्य साम्राज्य। ठीक है, इसकी बात करते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य 345 ईसा पूर्व में से और 298 से, कुछ खास नहीं है। चलिए आगे की बात करते हैं। चलिए अभी इसमें पूछा गया है कि मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? पड़, तोल, काकड़ी, दिनार। मौर्य शासन काल में कौन सी मुद्रा प्रचलित में थी? तो उस समय की अगर हम बात करते हैं तो हमारे हिसाब से इन चारों ऑप्शन में से होना चाहिए पड़। जी बिल्कुल सही, पड़ हो जाएगा। मौर्य की राज की मुद्रा पड़ थी। यह चांदी का सिक्का था। कह रहा था कि यह चांदी का सिक्का था। इसका भार लगभग 3/4 तोले के बराबर हुआ करता था। इसके ऊपर में सूर्य, चंद्र, पीपल, मयूर, बैल, सर्प आदि के चित्र बने होते थे। इन्हें आहत सिक्के भी कहा जाता है। सिक्के स्वर्ण, चांदी और तांबे के बने होते थे। चलिए, तो मौर्य काल की कौन सी मुद्रा प्रचलित थी? पड़ हुआ। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं था? अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार। मौर्य वंश का शासक नहीं है तो इन चारों ऑप्शन में से अगर हम बात करते हैं तो अजातशत्रु जो है इनका कोई शासक जो है मौर्य वंश से नहीं संबंधित है। अजातशत्रु की अगर हम बात करते हैं तो वह किसके शासक था? देखिए, पहले शुरुआत में होता है बिंदुसार जो है हर्यक वंश के संबंधित है। इसकी बात करते हैं, अगर हर्यक वंश की बात करते हैं उसके संस्थापक होते हैं बिंबिसार होते हैं। अब इनका बेटा होता था अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु की बात करते हैं तो यह अपने पिता की हत्या करता है, इसलिए इसे पितृहंता भी कहते हैं। लेकिन हमसे पूछा गया था कि कौन सा मौर्य वंश से संबंधित नहीं है, तो अजातशत्रु हो जाएगा। चलिए आगे की बात करते हैं। 17 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन बना था? क्वेश्चन पूछे गए हैं, कहाँ से पूछा गया है यह भी आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा। अशोक के बाद उत्तराधिकारी कौन बना था? कुणाल, बिंदुसार, राहुल या इनमें से कोई नहीं? देखिए, अशोक के उत्तराधिकारी की हम बात करते हैं तो इनके उत्तराधिकारी हमारे हिसाब से अगर हम बात करते हैं कुणाल, राहुल नहीं हो सकते हैं, बिंदुसार पहले था, कुणाल को लगाया, हाँ ठीक है, कुणाल हो जाएगा। अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य राजवंश लगभग 50 वर्षों तक चला था। अशोक की मृत्यु 237 या 236 ईसा पूर्व मानी जाती है। अशोक के उपरांत अगले 5 दशक तक उनके निर्बल उत्तराधिकारी शासन संचालित करते रहे। अच्छा, कोई खास नहीं है लेकिन पूछा जा सकता है। कह रहा है कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन हैं? चलिए बताइए। अश्वघोष घोष हैं, विशाख दत्त हैं, कालिदास हैं, भास हैं। मुद्रा राक्षस लिखने वाले कौन व्यक्ति हैं? विशाख दत्त हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 18 के बाद 19 नंबर का प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस जो है किस विषय पर हुई थी? कह रहा है कि विशाख दत्त की प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस किस विषय वस्तु पर है? प्राचीन हिंदू जनश्रुति के देवताओं और राक्षसों बीच संघर्ष के बारे में बताया गया है, या एक आर्य राजकुमार और एक कबीलाई महिला की प्रेम कथा के बारे में बताया गया है, 2 आर्य कबीलों के बीच सत्ता का संघर्ष बताया गया है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भ संधियों के बारे में बताया गया है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त चंद्रगुप्त के ही शासनकाल में थे, तो आप कहेंगे इसमें चंद्रगुप्त से समय से बताया जाएगा। संधियों के बारे में बताया गया है। चलिए 20 नंबर का प्रश्न है, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था? चाहे मालवा हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र, पहली बार जीतने वाला कौन व्यक्ति हो जाएगा? इन चारों ऑप्शन में से हर्ष है, स्कंदगुप्त है, विक्रमादित्य है, चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे। हमारे हिसाब से चंद्रगुप्त मौर्य होना चाहिए, बिल्कुल सही है, चंद्रगुप्त मौर्य है। चलिए आगे की बात करते हैं। 21 नंबर का प्रश्न,
पूछा गया है किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना किया था। कौन व्यक्ति है सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना किया था? अशोक हो जाएगा। अशोक के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं मिले हैं? गिरनार, कंधार, पाटलिपुत्र। टोपरा का अभिलेख मिला ही है, कंधार में भी मिला है, गिरनार में, लेकिन पाटलिपुत्र में हम नहीं मिला। पाटलिपुत्र, हाँ बिल्कुल। चलिए यहाँ, हाँ देख लीजिए यहाँ कहाँ बताया गया है, क्या क्या है। धौली अभिलेख कहाँ मिला है? उड़ीसा में मिला है। शाहबाजगढ़ी का अभिलेख कहाँ मिला है? पाकिस्तान में मिला है। मानसेहरा अभिलेख कहाँ मिला है? पाकिस्तान के हज़ारा ज़िले में स्थित है। और कालिसी अभिलेख कहाँ है? उत्तराखंड में मिला है। जौगढ़ की अगर हम बात करते हैं, यह भी उड़ीसा में मिला है। उड़ीसा में धौली और जौगढ़ है। सुपारा की बात करते हैं, महाराष्ट्र में है। एरागुड़ी की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश में है। गिरनार की अगर बात करते हैं तो काठियावाड़ में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था। अर्थशास्त्र के लेखक हैं कौन है, यह बताइएगा। और किसके समकालीन है? तो सभी को पता है, चंद्रगुप्त के समकालीन है। कौन थे? चाणक्य हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौन हो जाएंगे? चाणक्य हो जाएंगे, जिन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, वही कौटिल्य। आगे बात करते हैं, नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? हमने बताया है हसीन, मशुक शाह। तो हर्यक वंश और शिशुनाग वंश, फिर उसके बाद नंदवंश। नंदवंश के बाद कौन हो जाएगा? हसीन, मशुक। नंदवंश के बाद कौन आता है? आप कहेंगे मौर्य वंश आ जाएगा, वही पूछा जा रहा है। नंदवंश के बाद कौन शासन कर रहा था? मौर्य वंश हो जाएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? मौर्य काल में शिक्षा सबसे ज़्यादा कहाँ प्रसिद्ध स्थल माना जाता है? वैशाली, नालंदा, तक्षशिला, उज्जैन। तो मौर्य के अगर शासनकाल में हम बात करते हैं तो तक्षशिला उस समय शिक्षा का केंद्र माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम बताइए। अर्थशास्त्र है, ऋग्वेद है, पुराण है, इंडिका है। मेगास्थनीज की अगर हम बात करते हैं तो इनकी पुस्तक है इंडिका। ठीक है, चलिए आगे की अब हम बात करते हैं। अगला प्रश्न है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह कौन सा है? जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह कौन सा ग्रंथ है? भास है, शूद्रक है, विशाखदत्त है, अश्वघोष। तो विशाखदत्त के ही हो जाएंगे। विशाखदत्त के ग्रंथ में इनका वर्णन किया गया हो जाए, जो कि कौन सा ग्रंथ हो जाएगा? मुद्रा राक्षस। चलिए आगे की अब हम बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है 28 नंबर का, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह कौन सा है? किस स्रोत से यह जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र में जो है मौर्य वंश का शासन चल रहा था? अर्थशास्त्र से, इंडिका से, अशोक के अभिलेख। अशोक का अभिलेख तो पाटलिपुत्र से मिला ही नहीं है, इंडिका हो जाएगा। हाँ ठीक है, इंडिका से। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, अशोक के शिलालेखों में से प्रयुक्त भाषा है। अशोक के शिलालेखों की प्रयुक्त भाषा है, अशोक के शिलालेख की भाषा वही है जो जैन धर्म में आपको भाषा में उपदेश दिए जाते थे। अगर याद है आपको तो आप लगा सकते हैं। जैन धर्म में सबसे ज़्यादा उपदेश दिए गए हैं प्राकृति भाषा में, तो उससे आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। अशोक के सबसे ज़्यादा प्रयुक्त भाषा कौन सी हो जाएगी? प्राकृत हो जाएगी। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? मौर्य वंश में कौन सा शासक था जो दक्कन के क्षेत्र को जीत लिया था? अशोक था, चंद्रगुप्त था, बिंदुसार या फिर कुणाल? दक्कन, दक्षिण भारत की अगर हम बात करते हैं, चंद्रगुप्त, अशोक, चंद्रगुप्त में डाउट था। देखिए हो जाएगा आपका दक्षिण भारत को जीतने वाला कौन शासक हो जाएगा? चंद्रगुप्त हो जाएगा। ठीक है, इसमें बताया गया है, नीचे क्या है, कह रहा है कि प्रथम मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्कन की विजय की थी। सादे यूनानी लेखक जस्टिस ने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी 6 लाख की सेना को लेकर के समस्त भारत को रौंद दिया था।
मतलब ये इसका कहने का मतलब दक्कन के क्षेत्र को जीतने वाला कौन शासक हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। ठीक है, अशोक नहीं होगा। ठीक, 31 के बाद चलिए 30 के बाद 31 नंबर का प्रश्न है। अब इसमें लिए पूछा जा रहा है कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? 4, 5, 6, 7। मेगास्थनीज की बात करते हैं। मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी है, इंडिका। इंडिका में भारत के समाज को 7 वर्गों में बांटा है और यह भी लिखा है उस बुक में कि भारत के लोगों को पढ़ने में जितना रुचि है उतना लिखने में रुचि नहीं है। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं आप? 7 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? दार्शनिक है, किसान है, अहीर है, कारीगर या शिल्पी हैं, सैनिक हैं, निरीक्षक हैं, सभासद हैं और अन्य शासक वर्ग भी हैं। ठीक है, इसमें यह भी लिखा गया है कि भारत के लोग जो हैं पढ़ने में ज़्यादा रुचि रखते हैं और लिखने में इनकी रुचि नहीं है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? आर्थिक जीवन पर, राजनीतिक नीतियों पर, धार्मिक जीवन पर, सामाजिक जीवन पर। कौटिल्य की एक पुस्तक है अर्थशास्त्र। नाम से लग रहा है अर्थशास्त्र से, लेकिन है राजनीति से संबंधित हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे की बात कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? अशोक के शासनकाल में कौन सा क्षेत्र था जो अशोक उसे नहीं मिला पाया था? अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका, कलिंग। कलिंग तो युद्ध करके जीत लिया था। अफगानिस्तान का था ही, बिहार भी था, लेकिन श्रीलंका नहीं था। जब अशोक अपना बौद्ध धर्म अपना लेता है तो अपने बेटा राहुल और पुत्री थी संघमित्रा, दोनों को भेजता है बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका। वहाँ से आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक, आगे बात करते हैं। 33 नंबर का प्रश्न हो गया। 34 की बात करते हैं। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? पाटलिपुत्र को सबसे पहले राजधानी बनाने वाला कौन शासक हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य है, अशोक महान है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है या फिर कनिष्क है? पाटलिपुत्र को राजधानी बनाने वाला कौन शासक हो जाएगा सबसे पहले? तो यह हो जाएंगे चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु विष्णुगुप्त या फिर चाणक्य की सहायता से नंदवंश के अंतिम शासक घनानंद को हरा करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की है और पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। 35 नंबर का प्रश्न है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, ईंटों का बना था, पत्थर का बना था, लकड़ी का बना था या फिर मिट्टी का बना था? पाटलिपुत्र में स्थित जो चंद्रगुप्त का महल है वह किससे बनाया गया था? उस समय लकड़ी के महल ज़्यादातर बनते थे। मेगास्थनीज के विवरण से पता चलता है, देखिए मेगास्थनीज के विवरण से पता चलता है कि चंद्रगुप्त का महल लकड़ी का बना हुआ था जिसके चारों ओर खाई थी। वर्तमान पटना के निकट कुम्हरार की खुदाई से लकड़ी के स्तंभों और लकड़ी की चारदीवारी के प्रमाण मिलते हैं। अर्थात उस समय कहा जा सकता है कि चंद्रगुप्त का जो महल बना था लकड़ी का बनाया गया था। चलिए इसमें पूछा जा रहा है कि बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह रूप में किया गया था? जो बराबर की गुफाएं हैं गया जिला में स्थित है, बिहार में। वह किसके रहने के लिए बनाया गया था? आजीविकों के लिए, थारुओं के लिए, जैनों के लिए, तांत्रिकों के लिए। तो बराबर की गुफाएं जो है गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए आजीविकों के लिए बराबर की गुफाएं जानी जाती है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है आपसे पूछा जा रहा है 37 नंबर का प्रश्न है। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला था? कलिंग अभिलेख से, अशोक का गिरनार अभिलेख, रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख, अशोक का सुपारा अभिलेख। देखिए कलिंग अभिलेख, अशोक का गिरनार इधर पड़ा जाएगा, जूनागढ़ सुपारा, हाँ जूनागढ़ होना चाहिए, हाँ ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख है जो कि पता चलता है इससे कहाँ, पश्चिम भारत का। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है किस अभिलेख में है? मास्के का लघु स्तंभ अभिलेख है, रोमनदेही अभिलेख है, ऑक्लिन अभिलेख है, भब्रू अभिलेख है। भब्रू अभिलेख में बताया गया है कि सम्राट अशोक स्वयं को जो है सम्राट बताया है और उससे पहले जितने भी अभिलेख मिले हैं उसमें देव नाम प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है, जिसे देवताओं का प्रिय भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं। 39 नंबर का प्रश्न है। निम्नलिखित में से सुमेलित करना है, मिलान करना है।
तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो पहला कह रहा है कि अच्छा नाम से बताएगा, चंद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता है और किस नाम से, बिंदुसार, अशोक। अशोक का पहले पकड़ लीजिए सी का अशोक को प्रियदर्शी जाना जाता है, प्रियदर्शी पहले में दिया गया, अर्थात तीसरा का पहला होना चाहिए। तो तीसरे का पहला होना चाहिए, तो यहाँ तीसरे का चौथा दिया नहीं होगा, तीसरे का दूसरा दिया है नहीं, तीसरे का दूसरा दिया है नहीं, केवल और केवल ऑप्शन कौन सा बचा है, तो आप कहेंगे बी वाला सी वाला है, तो सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। उसी प्रकार आप मिला सकते हैं सबको, देखिए यहाँ दिया गया है चंद्रगुप्त को सैंड्रोकस के, ये कोट्टम या सैंड्रोकोटस जाना जाता है, बिंदुसार को अमित्रघात भी कहा जाता है, अशोक को प्रियदर्शी भी कहा जाता है, चाणक्य को विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। चलिए आगे की बात करते हैं। 40 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था किसके शासनकाल में, कनिष्क के द्वारा, हर्ष के द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, समुद्रगुप्त द्वारा। प्रथम भारतीय साम्राज्य के स्थापित किया गया था किसके द्वारा किया गया था, अगर हम इसकी बात करते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं। 41 नंबर का प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख मिला है, उत्तरांचल अर्थात उत्तराखंड में, देवप्रयाग में मिला है, कालसी में मिला है, केदारनाथ में मिला है, ऋषिकेश में मिला है। तो उत्तरांचल में अर्थात उत्तराखंड में एक अशोक का शिलालेख मिला है जो कालसी में मिला है, कालसी, हाँ ठीक है, कालसी में मिला है। चलिए आगे की बात करते हैं। सांची का स्तूप किसने बनवाया था, अशोक, गौतम बुद्ध, चंद्रगुप्त या फिर खरगोन ने बनवाया था। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, महात्मा बुद्ध के लिए जाना जाता है। सांची का स्तूप बनवाने वाला कौन व्यक्ति हो जाएगा, तो आप कहेंगे अशोक द्वारा बनवाया गया था। चलिए अगला प्रश्न है कि अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला अंग्रेज कौन था, कितनी बार पूछा गया है परीक्षा में, देखिए 2003 में, बीपीएससी 2008 में, एसएससी 2012 में, यूपीएससी 2016 में, उम्मीद लगा सकते हैं। कह रहा है कि अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला सबसे पहले अंग्रेज कौन था, तो जेम्स प्रिंसेस था। ठीक है, चलिए आगे की बात कर लेते हैं। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस अभिलेख में मिलता है। अशोक के 13वें अभिलेख में मिलता है कलिंग का वर्णन, तो 13वां कौन शिलालेख 13वें में है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। इसमें बताया क्या गया है, ठीक 45 नंबर का प्रश्न है कि प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था। प्रसिद्ध है यूनानी राजदूत था मेगास्थनीज, भारत में किसके दरबार में आया था, अशोक, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य। तो आप क्या कहेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। मेगास्थनीज की अगर हम बात करते हैं तो यह सेलुकस निकेटस, सिकंदर का सेनापति होता है, थल सेनापति सेलुकस निकेटस, और उसका सिकंदर का थल सेनापति तो यह था और जल सेनापति था निर्याकस। तो जब सिकंदर भारत पर हमला करना चाहा तो व्यास नदी शायद थी, एग्जैक्ट हमें नहीं याद आ रहा है, कि उस नदी को पार करने से इनकार कर देते तो उसकी सेना, तो सेलुकस निकेटस जो है आ गया था भारत में। तो ठीक उसका राजदूत था मेगास्थनीज। सेलुकस निकेटस का विवाह होता है, सेलुकस निकेटस और चंद्रगुप्त मौर्य में एक युद्ध होता है जिसमें सेलुकस निकेटस हार जाता है और उसकी बेटी दुर्धरा से चंद्रगुप्त मौर्य की शादी होती है, और चंद्रगुप्त मौर्य को जो है दहेज में काफ़ी क्षेत्र देता है सेलुकस निकेटस, और अपना एक राजदूत जिसका नाम होता है मेगास्थनीज को भेज देता है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कि अपनी बेटी की देखभाल करने के लिए। तो जब यह आता है मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में, तो यहाँ एक इंडिका नामक पुस्तक लिखता है जिससे मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। ठीक है, चलिए आगे की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य में सेलुकस का कब पराजित किया था। हाँ देखिए, सेलुकस निकेटस का युद्ध हुआ था, कब हुआ था, 352 में, 305 में, 173 में और 261 में। देखिए 261 में कलिंग हुआ था, तो आप कहेंगे कब हुआ था, 305 ईसा पूर्व में सेलुकस निकेटस और चंद्रगुप्त मौर्य में युद्ध होता है। इसमें लिखा गया होगा कहीं, देखते हैं। यूनानी लेखक प्लूटार्की के अनुसार चंद्रगुप्त ने 6 लाख की सेना लेकर के संपूर्ण भारत को रौंद डाला था, उसको अपने अधिकार में कर लिया था। 305 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य ने तत्कालीन यूनानी शासक सेलुकस निकेटस को पराजित कर दिया था, दोनों के बीच में संधि हो गई थी। इस युद्ध का वर्णन एम्पियास नामक यूनानी विद्वान ने अपने ग्रंथ में लिखा, जो भी हो।
तो इसमें जब 305 ईस्वी में युद्ध होता है तो सेल्यूकस निकेटस हार जाता है युद्ध को। यहाँ साफ साफ लिखा गया, आप पढ़ सकते हैं। सेल्यूकस निकेटस पराजित होता है। जब पराजित हो जाता है तो इसकी बेटी का नाम होता है दुर्धरा। दुर्धरा से शादी करा देता है चंद्रगुप्त मौर्य को। जब चंद्रगुप्त को मौर्य की शादी हो जाती है तो उसको दहेज में एरिया और जेड्रोसिया कई क्षेत्र जो है मिलाकर के उसको दहेज में दे देता है। ठीक है, तो और उसी क्षेत्र में उसी के उपलक्ष्य में एक अपना सेनापति भी देता है जिसका नाम था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेज देता है देखभाल करने के लिए। चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ आकर के एक पुस्तक लिखता है जिसका नाम है इंडिका। इंडिका से ही चंद्रगुप्त मौर्य के या फिर मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। चलिए 47 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता में संपर्क बनता। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था, हमेशा जनता की समस्याओं को सुलझाता था। वह एक ही शासक था, अशोक था। यह जनता के प्रति सबसे ज़्यादा वो रखता था अपना। चलिए दया का भाव आगे बात करते हैं। 47 के बाद 48 नंबर का प्रश्न है, अशोक के 261 ईसा पूर्व में कलिंग जीतने के बाद क्या किया था। अपने राज्य की सीमा बढ़ा ली थी, नहीं, विश्व विजय के लिए एक निकल पड़ा था। भारी रक्तताप देख करके युद्ध नीति को त्याग करके बुद्ध नीति को अपना लिया था। यही था 261 ईसा पूर्व में जब कलिंग युद्ध होता है। उसके बाद उसका हृदय परिवर्तित हो जाता है तो उन्होंने अपना युद्ध करने की जो नीति थी सबको त्याग देता है, बौद्ध धर्म अपना लेता है। उसके बाद कभी भी युद्ध नहीं किया है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। 48 नंबर का प्रश्न हो गया। 49 में कह रहा है कि अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में मिले हैं। ये प्रश्न दूसरी बार आ रहा है और शुरुआत से अगर हम बात करते हैं तो तीसरी बार आ जाएगा। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा मिले हैं, प्राकृतिक भाषा में मिले हैं। प्राकृतिक भाषा को उपदेश देने वाले कौन विद्वान हो जाएंगे, तो आप कहेंगे महावीर स्वामी जो उपदेश देते थे वह प्राकृतिक भाषा में देते थे। चलिए आगे की बात करते हैं। 50 नंबर का प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न रहेगा। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है। ब्राह्मण साहित्य के लिए, जैन साहित्य के लिए, मुद्रा राक्षस या फिर बौद्ध ग्रंथ। वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है। वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है, बताइए आप। इसकी अगर बात करते हैं तो हमारे हिसाब से अगर आंसर इसको हमें एग्जैक्ट नहीं बता रहा है। ब्राह्मण साहित्य, जैन साहित्य ऑप्शन है, उसे तुक्का मारने की कोशिश करते हैं। मुद्रा राक्षस होना चाहिए क्योंकि उसके संबंधित है चंद्रगुप्त मौर्य के। मुद्रा उसी के संबंध में है चंद्रगुप्त मौर्य से। यहाँ से आप पता लगा सकते हैं, कुछ कुछ ऑप्शन रिलेट करके आप रहेंगे तब भी आंसर लगा सकते हैं। ठीक, तो यहाँ तक हमने जो है 50 तक के प्रश्नों को सॉल्व कर दिया है। आप बताइएगा कितने आपके क्वेश्चन सही होते हैं। हालांकि हमारे भी 50 में से पूरे 50 नहीं हुए हैं क्योंकि एक क्वेश्चन हमारा भी गलत हो गया है। तो आप कह सकते हैं हमारा 50 में से 49 क्वेश्चन है। बाकी आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं कमेंट में अपना स्कोर बताइएगा। ठीक है, PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। या आप अपने टेलीग्राम में जाइए, वहां सर्च कर सकते हैं टेस्ट वाला 223 फिर 224, यह सर्च कीजिएगा, आपके सामने एक टेलीग्राम चैनल खुलेगा, उसमें ज्वाइन होकर वहां से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी वीडियो कैसी लग रही है अपनी प्रतिक्रिया जो है कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। ठीक, मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।